एवरीवन, वेलकम टू अंशु कॉम स्टडी। मैं हूं अंशु और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकेंड चैप्टर मींस उपभोक्ता संतुलन के लास्ट पार्ट को, लास्ट टॉपिक को। हम लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट्स में उपभोक्ता संतुलन से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी बातें हैं, सभी को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से पढ़ लिया है। आज बारी है इसके सबसे लास्ट और सबसे आसान टॉपिक की। तो आज के टॉपिक के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और हम लोग अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के टॉपिक को। तो इस चैप्टर के टॉपिक में हम लोग इस बात को समझेंगे कि उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र विश्लेषण में कैसे संतुष्ट होता है, कैसे संबंधित है। तो इसमें सिंपली हम लोग उपभोक्ता की संतुष्टि के लिए आईसी कर्व का उपयोग करेंगे, आईसी कर्व द्वारा समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम इस बात को समझते हैं कि उपभोक्ता कब संतुष्ट होता है। उपभोक्ता कब संतुष्ट होता है? तो उपभोक्ता किस स्थिति में संतुष्ट होता है? जब उसकी सीमित आय से वह जिस वस्तु का उपयोग करता है, जिस वस्तु का उपभोग करता है, उससे उसे अधिकतम संतुष्टि मिले। जिस मात्रा में वह वस्तु का उपयोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, उससे वह पूर्णतः संतुष्ट हो, तभी वह खुद को संतुष्ट मानता है, संतुलित मानता है। तो चलिए इसको अब आईसी कर्व द्वारा समझते हैं। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में उपभोक्ता के संतुलन की दो शर्तें हैं जो निम्नलिखित हैं। तो आईसी कर्व उपभोक्ता संतुलन उदासीनता वक्र के द्वारा दो शर्तों से ही संतुष्ट खुद को मानता है, खुद को संतुष्ट समझता है। तो चलिए देखते हैं उन दोनों शर्तों को। पहली शर्त है उदासीनता वक्र कीमत रेखा को स्पर्श करे। उदासीनता वक्र मीन्स आईसी कर्व, आईसी इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन को टच करे। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, ये हमारा रहा फॉर्मेट। यहाँ पे ये रेड वाली लाइन जो है वो बजट लाइन है और ये ब्लैक वाली जो लाइन है वह आईसी है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं वो आईसी ब्लैक वाली लाइन और रेड वाली लाइन मीन्स बजट लाइन बिंदु ई पे, एक बिंदु पे एक दूसरे को टच कर रही है, एक बिंदु पे एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। तो जिस बिंदु पे ये दोनों लाइंस टच हो रही हैं, उसी बिंदु पे उपभोक्ता खुद को संतुष्ट मानता है। चलिए इसको समझते हैं। स्लोप ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी क्या है? तो उदासीनता वक्र, यहाँ पे उदासीनता वक्र का जो ढलान है, ऊपर से नीचे की ओर जो ढलान है, वह ढलान किस कारणवश होता है, वो जो उसका फिसलन है, ढलान है, उसी को हम लोग स्लोप कहते हैं। और यह स्लोप एमआरएस के कारण होता है। हम लोगों ने जब उदासीनता वक्र को पढ़ा था तो उसमें समझा था कि उदासीनता वक्र का ढलान एमआरएस के द्वारा होता है। तो स्लोप ऑफ आईसी मींस इंडिफरेंस कर्व का ढलान किस वजह से होता है? एमआरएस की वजह से। उसी प्रकार स्लोप ऑफ बजट लाइन मींस रेड वाला लाइन का जो ढलान है, वह ढलान किस कारणवश होता है? तो उसका ढलान होता है एमआरएस की वजह से। किसकी वजह से? एमआरएस की वजह से। तो चलिए आगे देखते हैं। एमआरएस को हम लोग एमआरएस एक्स वाई लिख दिए। दो वस्तु हमेशा इसमें ली जाती है, तो एक वस्तु को एक्स और दूसरी वस्तु को वाई लिख दिए। एमआरई को हम लोग पी एक्स बाई पी वाई लिख सकते हैं, मीन्स एक्स वस्तु की प्राइस बाय वाई वस्तु की प्राइस लिख सकते हैं। तो ये दोनों जहां पे इक्वल होंगी मीन्स स्लो ऑफ आईसी, स्लोप ऑफ आईसी, आईसी के ढलान का जो कारण है और बजट लाइन के ढलान का जो कारण है, वो दोनों कारण जब एक दूसरे के इक्वल होगा तभी उपभोक्ता संतुष्ट होगा। इसका हम लोगों ने क्या मतलब समझा? वह अपने सीमित आय से, अपने बजट के आय से जब किसी वस्तु का उपयोग करता है, जब किसी वस्तु का उपभोग करता है, तो वह खुद को जब संतुष्ट मानता है, तभी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। या फिर जब दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी उपभोक्ता खुद को संतुष्ट मानेगा। चलिए समझते हैं अब दूसरे शर्त को। दूसरा शर्त क्या है? तो संतुलन बिंदु पर एमआरएस, संतुलन बिंदु, ये जो संतुलन बिंदु है उस पर एमआरएस घटती हुई होनी चाहिए। एमआरएस
मीन्स उदासीनता वक्र के स्लोप का जो कारण है वो घटता हुआ होना चाहिए। मीन्स 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, इस प्रकार होना चाहिए। चलिए देखते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग दो फॉर्मेट को समझ लेते हैं। एक फॉर्मेट हम लोगों ने ले लिया फॉर्मेट 1 और एक ले लिया फॉर्मेट 2। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट 1 को समझते हैं। तो फॉर्मेट 1 को समझने के लिए हम लोग पार्क के फिसल पट्टी का उदाहरण लेते हैं। तो हम लोग पार्क में देखते हैं ना, जो बच्चों को फिसलने के लिए एक फिसलन पट्टी लगी होती है, जिसमें कि बच्चा ऊपर बैठता है, नीचे की ओर ससरता जाता है। तो वही चीज यहाँ भी है। ये भी एक फिसल पट्टी है जहाँ पे एक बिंदु y, जहाँ पे एक बिंदु A पर एक लड़का है, ठीक। जहाँ पर बिंदु A मीन्स फिसल पट्टी का सबसे ऊपरी छोर, वहां पे एक बच्चा A बैठा हुआ है, वह ऊपर से फिसलेगा, नीचे बिंदु C पे आएगा। उसी प्रकार एक और फिसल पट्टी है जो कि ऊपर ज्यादा ऊंचा है और नीचे कम ऊंचा है। मीन्स ऊपर से ऊंचाई उसकी घटती जा रही है, ऊपर सबसे ऊंचा, फिर नीचे थोड़ा कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, और लास्ट में आते आते बहुत कम हो जाता है। तो यहाँ भी एक बच्ची B है, यहाँ पे एक बच्ची B है जो कि ऊपर बैठी हुई है, और वह ऊपर से फिसलेगी तो नीचे बिंदु D पे जाके उतरेगी। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो बच्चा A है उसे जितना डर बिंदु A पे लग रहा है, मीन्स ऊपरी छोर पे जितना डर उसे लग रहा है नीचे फिसलने में, उतना ही डर वो जैसे जैसे नीचे आते जाएगा उसे लगेगा। जितना डर उससे बिंदु A मीन्स ऊपर वाली छोर में लग रहा है, वह नीचे की ओर खिसकेगा तो बिंदु E पे, उससे भी नीचे खिसकेगा बिंदु C पे भी उसे उतना ही डर लगेगा। पर स्थिति 2 में, कर्व 2 में, दूसरे फिसल पट्टी पे उसे जितना डर B पे लग रहा है, जितना डर सबसे ऊपर वाले छोर पे लग रहा है, वह जैसे जैसे नीचे आते जाएगा उसका डर कम होता जाएगा। मीन्स जितना डर उसे बिंदु B पे लग रहा है, नीचे आने पर बिंदु E पे उसका डर कम हो जाएगा, और जब वह बिंदु E से और नीचे आएगा, बिंदु D पे आएगा, तो उसका डर और ज्यादा कम हो जाएगा। सीधा मतलब हम लोगों ने क्या समझा, जैसे जैसे स्थिति 2 में जैसे जैसे बच्चा ऊपर से नीचे की ओर आता जाएगा उसका डर कम होता जाएगा। सभी बिंदुओं पर समान स्लोप होता है। स्थिति 1 में, पिक्चर A में जितनी भी बिंदुएं हैं सभी बिंदुओं पर समान स्लोप होता है, मीन्स समान कारण की वजह से वह घटते जाता है। ऊपर ज्यादा तथा नीचे कम, मीन्स ऊपर ज्यादा स्लोप होता है, नीचे कम स्लोप होते जाता है। यहाँ पे सभी बिंदुओं पे समान संतुष्टि मिलती है, और यहाँ पे संतुष्टि है वो घटते बढ़ते जाती है। अब दोनों को मिला करके हम लोग इस शर्त को समझते हैं। तो दोनों को मिला दिए, ये रेड वाली लाइन हमारी बजट लाइन आ गई, और ये जो तिरछी लाइन है, ये जो घूमी हुई लाइन है, उसे आईसी कहेंगे, इंडिफरेंस कर्व कहेंगे। 3 बिंदुओं पर आईसी और बजट लाइन एक दूसरे को टच कर रहा है। एक बिंदु हो गई U, दूसरी बिंदु E, और तीसरी बिंदु W। चलिए फिर से आ जाते हैं दोनों पिक्चर पे। यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक बिंदु यहाँ E है और एक बिंदु यहाँ भी E है। यहाँ पे स्थिति 1 में जो बिंदु E है और स्थिति दो में जो बिंदु E है, दोनों के लाइन को जब एक साथ मिलाया जाएगा, दोनों के लाइन को जब एक साथ मिलाया जाएगा तो यहाँ पे बिंदु E आएगी। मीन्स दोनों झूले की स्थिति में एक बिंदु ऐसी है जहां पे दोनों स्थिति में दोनों बच्चों को समान डर लगेगा। मीन्स जितना डर बच्चे A को बिंदु E पे लग रही है, उतना ही डर बच्चे B को बिंदु E पे लगेगी। मीन्स यहाँ पे दोनों का डर समान है, दोनों का डर बिंदु E पे समान है। तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुष्ट होगा, संतुलित होगा। बिंदु E पे देखिए,
बिंदु ई कह रही हूँ, यहाँ पे बिंदु यू पे ये ब्लू वाली लाइन जो है, ब्लू वाले इसके से जो लिखा हुआ है वह बिंदु यू का है। सो यहाँ पे MRS बड़ा है अपेक्षाकृत MRE की, मीन्स यहाँ पे IC का जो ढलान है वह बजट लाइन की अपेक्षाकृत ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा डर लगेगा, तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। अगले में बिंदु ई जो कि ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, तो यहाँ भी हम लोगों ने ब्लैक से मार्कर से लिखा है, जहाँ पे MRS और MRE एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे उपभोक्ता संतुष्टि की स्थिति में होगा। अगला आता है बिंदु W जो कि रेड कलर से है, तो चलिए W में देखते हैं। MRS छोटा है MRE के कारण, MRE से, सो यहाँ पे भी उपभोक्ता संतुष्ट नहीं है। हम लोगों ने सीधा मतलब क्या समझा, जहाँ पे MRS और MRE एक दूसरे के इक्वल होंगे वहीं पे उपभोक्ता खुद को संतुष्ट मानेगा, संतुष्ट समझेगा। तो हम लोगों ने इस टॉपिक में, इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, सबसे आसान टॉपिक को समझ लिया है। यहीं पे हमारा चैप्टर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में नए चैप्टर के साथ। तो चलिए नए पार्ट में हम लोग डिमांड को शुरू करेंगे और उस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।